स्टार्ट करते हैं तेजी के साथ रैपिड फायर रिवीजन पैथोलॉजी का। ठीक है, हम सिर्फ वो पॉइंट डिस्कस करेंगे जहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, कि आपको वो पॉइंट कम से कम याद होना ही चाहिए। तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। डेफिनेशन से क्या होती है, पैथोलॉजी ऑफ ब्लड, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एनीमिया क्या है। एनीमिया क्या है? एनीमिया करेक्टराइज्ड होती है डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल या हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाए या रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं एनीमिया। बस इतना आपको पता होना चाहिए एनीमिया की डेफिनेशन। अब टाइप ऑफ एनीमिया, जैसे एक होता है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया किस मेटल की कमी से होता है? तो वो होता है आयरन की कमी से। आयरन कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है वो Fe+2 की फॉर्म में होता है। Fe+2 की फॉर्म में होता है, Fe+3 की फॉर्म में नहीं होता है, +2 की फॉर्म में होता है, ये आपको पता हो। तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है, आयरन की कमी हो जाती है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो रहा है तो उसे बोलते हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से कौन कौन से एनीमिया होते हैं? एक एनीमिया होता है जिसका नाम है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और एक होता है हमारा परनीसियस एनीमिया, परनीसियस एनीमिया। ठीक है, तो जो विटामिन B12 होता है उसका काम क्या होता है, वो डीएनए के मैच्योरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डीएनए के मैच्योरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती तो जो हमारी सेल्स होती हैं, उनके अंदर जो डीएनए होता है उसका मैच्योरेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है, एनीमिया होता है। तो कौन सा एनीमिया होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया किस कंडीशन में हो सकता है? जब विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन ना हो। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कैसे नहीं होगा? क्योंकि जो इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं जो स्टोमक से रिलीज होते हैं, स्टोमक की पैराइटल सेल्स होती हैं, वहाँ से इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी पर्सन का स्टोमक निकाल दिया जाए, स्टोमक जो पेट होता है वो निकाल दिया जाए, तो क्या होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर का फॉर्मेशन नहीं होगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिससे उस पर्सन को होगी परनीसियस एनीमिया, परनीसियस एनीमिया। नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, ऐसी एनीमिया जिसका कोई कॉज नोन ही नहीं है, जिसका कोई कॉज ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है किस वजह से हो रही। तो जनरली ये किस कंडीशन में होती है, जब जो बोन मैरो होती है, बोन मैरो होती है हमारी, बोन मैरो अस्थि मज्जा होती है जो बोन के अंदर होती है, उस अस्थि मज्जा से अगर क्या है, बोन मैरो सप्रेशन हो जाए, मतलब बोन मैरो ही अपना काम फुल्ली ना करे, वो सप्रेस हो जाए, वो काम अपना ना करे, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जितनी भी ब्लड सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन ही ना हो पाए, तो उस कंडीशन को कहते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। ल्यूकेमिया आगे। ठीक है, ल्यूकेमिया होती क्या है, एबनॉर्मल इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी। जनरली हम बोल देते हैं, ऐसा नहीं है, हर कंडीशन में डब्ल्यूबीसी बढ़ेगा तो ल्यूकेमिया होगी। तो ल्यूकेमिया एक टाइप है ब्लड कैंसर का, बस इतना ही पता होना चाहिए, ब्लड कैंसर का टाइप है। और बहुत टाइप का ल्यूकेमिया होता है, जैसा जो इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता हो ये कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ALL होता है, CLL होता है, AML होता है, CML होता है। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, ये टाइप होते हैं जो हमारे ल्यूकेमिया होता है उसके टाइप होते हैं। बस आपको खाली थोड़ा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हमने इससे रिलेटेड MCQs आपको कराए हैं। ल्यूकेमिया के बाद और WBC से रिलेटेड कौन सा डिसऑर्डर होता है, नाम याद नहीं आ रहे हैं, हाँ और भी होते हैं, जैसे आपको पता हो और डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं जो WBC से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, WBC से रिलेटेड होते हैं और कौन से होते हैं, एक होता है हॉजकिन लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा होता है। ठीक है, इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, ये WBC का डिसऑर्डर है, हॉजकिन लिम्फोमा। इसमें एक करैक्टरिस्टिक सेल्स दिखती हैं जिसे कहते हैं रीड स्टर्नबर्ग सेल, रीड स्टर्नबर्ग सेल। बस खाली नाम पढ़ लेना, याद करने की कोशिश मत करना, नहीं भी याद रहे। ठीक है, और एक और होता है हमारा मल्टीपल माइलोमा, ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मल्टीपल माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा क्या है, हमारा प्लाज्मा सेल का कैंसर है। प्लाज्मा सेल्स होती हैं उनका कैंसर है, प्लाज्मा सेल का कैंसर है। और मल्टीपल माइलोमा के जो पेशेंट होगा उसकी यूरिन में क्या दिखेंगी हमें, बेंस जोन्स प्रोटीन, बेंस जोन्स प्रोटीन्स देखने को मिलेंगी, ये याद रखना आप। इसमें से कुछ भी ना याद रहे तो मल्टीपल माइलोमा याद रखना, जो प्लाज्मा सेल का कैंसर होता है, और यूरिन में जो पेशेंट होगा मल्टीपल माइलोमा का उसके बेंस जोन्स प्रोटीन आपको देखने को मिलेंगी। ये कोई फीचर वगैरह आपको याद नहीं करना है, जनरली यहाँ से क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है, ठीक है। क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स मतलब थक्के जमने के विचार की बात करते हैं, जिसमें क्या होता है ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाती। आपको पता होना चाहिए हीमोफीलिया के बारे में, तो हीमोफीलिया के बारे में पता होना चाहिए। हीमोफीलिया में कौन से फैक्टर की डिफिशियंसी होती है, फैक्टर 8 की डिफिशियंसी हो जाती है। फैक्टर 8 का और नाम क्या है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कैसे, ये 3 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। हीमोफीलिया में क्या होती है, फैक्टर 8 की डिफिशियंसी हो जाती, और फैक्टर 8 को क्या कहते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कहते हैं। क्या बॉन विलिब्रांड फैक्टर, तो बॉन विलिब्रांड फैक्टर बस नाम पता होना चाहिए, इसके बारे में कुछ खास मुझे नहीं लग रहा है पूछा जाएगा। जिन लोगों ने पढ़ लिया है पहले बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो बस आपको नाम पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, हमारा जो बॉन विलिब्रांड फैक्टर होता है, ठीक है, उसकी डिफिशियंसी हो जाती है। एक चीज़ आपको बता दें, जो बॉन विलिब्रांड डिजीज़ होती है, ठीक है, उसके बारे में एक पॉइंट और बता दें आपको, रहने दो इसके बारे में कोई पॉइंट आपको नहीं बताते हैं, इससे बढ़िया एक पॉइंट और बता देते हैं आपको। आप याद रखना, फैक्टर जो 4 होता है, फैक्टर 4 होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में, उसे कहते हैं हम कैल्शियम। कैल्शियम होता है हमारा फैक्टर 4 होता है हमारा कैल्शियम, और फैक्टर 1 होता है हमारा, वो कौन सा होता है, वो होता है फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन, ये पॉइंट आप याद रखना कैल्शियम और फिब्रिनोजन के बारे में। कोई भी डायग्नोसिस नहीं। थैलेसीमिया, तो थैलेसीमिया 2 टाइप की होती है, एक अल्फा थैलेसीमिया होती है, एक बीटा थैलेसीमिया होती है। अल्फा थैलेसीमिया, इसके बारे में बस आपको इतना पता हो, जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है उसकी 2 चेन होती हैं, एक अल्फा होती है एक बीटा, ठीक है। जब अल्फा की सिंथेसिस कम हो जाती तो हम कहते हैं अल्फा थैलेसीमिया, जब बीटा की सिंथेसिस कम हो जाती तो हम उसे कहते हैं बीटा थैलेसीमिया। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती कि ये एक क्या है, ये क्या है, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, मतलब अभी आपको बता देते हैं। और एक होता है क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। देखो क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, या तो अल्फा है या बीटा, इनकी सिंथेसिस कम हो जाएगी, मतलब या तो बीटा चैन की सिंथेसिस कम हो जाएगी या अल्फा चैन की सिंथेसिस। अगर एक भी चैन की सिंथेसिस कम हो रही तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो क्वांटिटी खराब होगी, क्वांटिटी ही कम बन रही तो इसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। जो क्वालिटेटिव डिसऑर्डर क्या होता है, वो होता है हमारा सिक्कल सेल एनीमिया होता है। इसमें क्या होता है, इसमें म्यूटेशन हो जाता है, हीमोग्लोबिन बनता तो है लेकिन वो डिफेक्टिव होता है, हीमोग्लोबिन बनता है लेकिन वो डिफेक्टिव होता है, मतलब है तो पूरा, तो उसमें क्या है, क्वालिटी खराब हो गई, क्वांटिटी खराब नहीं हुई, मतलब जो क्वालिटी है वो खराब हो गई, तो उसे हम बोलते हैं क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, ठीक है। सिक्कल सेल एनीमिया में आपको ये पता होना चाहिए, ये कॉज होता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाई बैलिन। तो इसमें क्या होता है, सिक्कल सेल एनीमिया में ग्लूटामिक एसिड होता है, ठीक है, वो चेंज हो जाता है बैलिन के द्वारा 6 पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चैन ऑफ हीमोग्लोबिन। जो हमारा क्या होता है, बीटा चैन होती है, ठीक है, बीटा चैन होती है, बीटा चैन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है, और प्रोटीन है ग्लोबिन, तो प्रोटीन की जो चैन होगी वो अमाइनो एसिड से बनी होगी, तो अमाइनो एसिड से बनी होगी, तो उस अमाइनो एसिड की चैन में क्या होता है, थोड़ा चेंज हो जाता है, जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो चेंज हो जाता है बैलिन के द्वारा, किस पोजीशन पर, 6 पोजीशन पर, बीटा ग्लोबिन चैन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन चैन में। बस इतना आपको पता होना चाहिए, जीन वगैरह आपको नहीं पता होना चाहिए। और ऐसा जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है, डिफेक्टिव होता है, एक तरीके से बन तो रहा है, बस क्या है, क्वालिटी खराब हो गई, इसीलिए उसे बोलते हैं क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी खराब हो गई, क्वांटिटी बन तो प्रॉपर रहा है लेकिन क्या है, क्वालिटी खराब हो गई है, क्वालिटी, तो इसे बोलते हैं क्वालिटेटिव डिसऑर्डर बोलते हैं।
और जो हीमोग्लोबिन होता है, जो सिकल सेल एनीमिया में जो हीमोग्लोबिन होता है उसे कहते हैं HbS हीमोग्लोबिन कहते हैं, HbS कहते हैं। इसमें क्या होती है, जो RBC होती है वो सिक्कल की तरह हो जाती है, मतलब हंसियाकार हो जाती हैं, सिक्कलनुमा हो जाती हैं। ये 3-4 पॉइंट आपको पता हो इसमें। सिम्टम्स, डायग्नोसिस कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोलॉजी ऑफ यूरिन की। सबसे पहला हमारा आता है इसमें UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है वो किस में होता है, फीमेल में ज़्यादा कॉमन होता है, फीमेल में मोर कॉमन होता है, ठीक है, मोर कॉमन। और प्राइमरी किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, सबसे कॉमन होता है ई कोलाई, एशरिकिया कोलाई बैक्टीरिया की वजह से सबसे कॉमनली ये होता है। इसमें क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है। इसके सिम्टम्स पढ़ लेना एक बार। बर्निंग सेंसेशन होता है ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिन को पास करते समय जलन होती है, ठीक है, और बार बार यूरिन पास करना होता है। और लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, लोअर एब्डोमिनल पेन, निचले हिस्से में पेट के दर्द होता है। किडनी डिजीजेस, इसमें कुछ आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, क्रोनिक किडनी डिजीज कुछ नहीं। मेटाबॉलिक, ये भी नहीं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स नहीं पढ़ना है आपको इसमें। किडनी स्टोन, जनरली क्या होती है, सबसे कॉमन जो किडनी स्टोन होती है उसमें क्या होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स के डिपोजिशन होने की वजह से सबसे कॉमनली क्या होता है, हमारा किडनी स्टोन होता है। किडनी स्टोन में क्या होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स का डिपोजिशन होता है। यूरिन कलर एंड कंपोजिशन कुछ नहीं इसमें। अच्छा, प्रोटीन्यूरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रोटीन्यूरिया सबसे कॉमनली किस में देखने को मिलती है, प्रोटीन्यूरिया हमें देखने को मिलती है कॉमनली सबसे कहते हैं नेफ्रोटिक, एक होता है नेफ्राइटिक सिंड्रोम, एक होता है नेफ्रोटिक। तो किस में होती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो होता है उसमें प्रोटीन्यूरिया कॉमनली देखने को मिलती है। और कौन सी प्रोटीन आती है यूरिन में, कौन सी प्रोटीन आती है, एल्बुमिन आती है, एल्बुमिन प्रोटीन होती है वो आती है, ठीक है। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, इडमा होता है। और प्रोटीन्यूरिया डायबिटीज मेलाइटस में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन मेनली क्या होता है डायबिटीज मेलाइटस में, ग्लाइकोस्यूरिया होता है। हीमेचूरिया, तो प्रोटीन्यूरिया का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, यूरिन में प्रोटीन आने लगे। हीमेचूरिया का मतलब होता है जो यूरिन है उसमें ब्लड आने लगे, तो हम इसे बोलेंगे हीमेचूरिया। ये किडनी स्टोन में जनरली देखने को मिलता है। ग्लाइकोस्यूरिया मतलब यूरिन में ग्लूकोज आने लगे, ये किस में देखने को मिलता है, जनरली डायबिटीज मेलाइटस, आपको पता होना चाहिए, डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट है सिस्टाइटिस, ठीक है, मतलब क्या है सिस्टाइटिस, कोई भी एक तरीके से क्या है, इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है ब्लैडर का, ऑफ्टन कॉज्ड बाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से सिस्ट बन जाए, सिस्टाइटिस। ये आपके काम का नहीं है, छोड़ भी सकते हो। नेफ्रोटिक सिंड्रोम आपको ऊपर बता दिया। पैथोलॉजी ऑफ लिम्फोसाइट की बात करते हैं, लिम्फोसाइट्स की पैथोलॉजी की बात करते हैं। तो लिम्फोसाइट्स की पैथोलॉजी में क्या आता है, लिम्फोसाइट्स हम एक होती है हमारी, क्या क्या होता है, WBC में क्या होता है, WBC में लिम्फोसाइट्स होता है, मोनोसाइट्स होता है, ठीक है, और क्या होता है, ईस्नोफिल्स होते हैं, बेसनोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स एक सेल्स होती हैं, इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। लिम्फोसाइटोसिस एक वर्ड होता है, मतलब क्या है, जो लिम्फोसाइट्स है उनका लेवल बढ़ गया, लिम्फोसाइट्स का जो लेवल है बॉडी में वो बढ़ गया, तो उसे बोलते हैं लिम्फोसाइटोसिस। ये इन्फेक्शन वगैरह की कंडीशन में होता है। लिम्फोपीनिया, बस आपको वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, और जिनको पहले से याद नहीं है तो वो कोशिश मत करना याद करने की, ठीक है। आपका एग्जाम पास में जिनको नहीं याद है पहले से, वो याद करने की इन टर्म को कोशिश मत करना, बस खाली वीडियो देख लेना। लिम्फोपीनिया मतलब लिम्फोसाइट्स का नंबर कम हो गया। लिम्फॉइड मैलिग्नेंसी मतलब कोई लिम्फॉइड टिश्यू है उसमें क्या हो जाए, कैंसर हो जाए, जैसे हमारा हॉजकिंग लिम्फोमा होता है, लिम्फॉइड टिश्यू का कैंसर होता है। नॉन हॉजकिंग आपको नहीं पढ़ना है। प्लेटलेट्स की डिजीज या पैथोलॉजी की बात करते हैं, थ्रम्बोसाइटोपिनिया मतलब जो प्लेटलेट्स हैं उनका नंबर कम हो जाए। तो प्लेटलेट्स का नंबर किस डिजीज में कम होता है, डेंगू में कम होता है, डेंगू में कॉमनली देखने को मिलता है, कम हो जाती हैं प्लेटलेट्स। थ्रम्बोसाइटोसिस मतलब जो प्लेटलेट्स हैं उनका नंबर बढ़ जाए, तो ये बोन मैरो डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें क्या होती है, बोन मैरो बहुत ज़्यादा काम करने लगती है, तो प्लेटलेट्स का नंबर बढ़ जाता है, थ्रम्बोसाइटोसिस।
और थ्रम्बोसाइटोसिस अगर किसी को हो रही है तो क्या होगा, मतलब प्लेटलेट्स क्या करती हैं, एक तरीके से क्लॉट बनाने में हेल्प करती हैं, तो क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है एबनॉर्मल इरिथ्रोसाइट्स। जो आरबीसी हैं वो एबनॉर्मल कौन कौन सी होती हैं, जैसे एक होती है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी, तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी कहाँ देखने को मिलती है, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, थैलेसीमिया। ट्रिक से याद करते हैं, शीतल, ठीक है। तो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, थैलेसीमिया, एक और होता है एनीमिया, एनीमिया एक और होता है, और ये लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है क्या होता है, एक का मतलब, ठीक है, ये याद रखना। एक आपको याद रखना है मैक्रोसिटिक। तो मैक्रोसिटिक, जो हमारी मैक्रोसिटिक आरबीसी होती है, मतलब आरबीसी का साइज नॉर्मल से बड़ा हो जाए, तो आपको बस ये याद रखना है क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में ये देखने को मिलती है। और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होती है। बाकी ये आपको कुछ याद नहीं करना है, बस एक लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है, हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन, ठीक है। इसमें हमें मतलब यूरिन में एबनॉर्मल क्या क्या चीज़ होती है, प्रोटीन होती है जिसे हम प्रोटीनूरिया कहते हैं, पहले हम देख चुके हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ये देखने को मिलती है जनरली प्रोटीनूरिया, मतलब कॉमनली नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, और कौन सी, एल्बुमिन प्रोटीन आती है। ग्लूकोज जब यूरिन में आने लगे तो उस कंडीशन को कहते हैं ग्लाइकोशूरिया, ये डायबिटीज मेलाइटस में देखने को मिलती है। ब्लड आने लगे जब यूरिन में तो हीमेचूरिया उसे बोलते हैं, और ये कहाँ, किडनी स्टोन में देखने को मिलती है। वाइट ब्लड सेल्स जब यूरिन में आने लगे, ठीक है, तो उसे बोलते हैं पायूरिया, मतलब यूरिन में पस आने लगे, यूरिन में पस आने लगे। ये कब देखने को मिलता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। कीटोन बॉडीज जब यूरिन में आने लगेंगी तो उसे बोलते हैं कीटोन्यूरिया, यूरिन में कीटोन बॉडी आने लगे तो कीटोन्यूरिया। ये कहाँ देखने को मिलती है, देखने को मिलती है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में, कीटो एसिडोसिस, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में देखने को मिलती है। अगर बिलिरुबिन आने लगे यूरिन में तो किस में देखने को मिली, बिलिरुबिन्यूरिया इसे कहेंगे, ठीक है। ये बिलिरुबिन्यूरिया देखने को मिलेगी, ये कब, जब बाइल डक्ट में हमारा कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो जाए तब ये देखने को मिलता है। जनरली इतना काम का नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए बिलिरुबिन की जब यूरिन में आने लगता है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं। जब नाइट्रेट्स आने लगे तो उसे बोलते हैं नाइट्रीचूरिया उसे बोलते हैं, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। क्रिस्टल्स भी यूरिन में आ सकते हैं, जैसे यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स। तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स कब आ सकते हैं, गाउट में आ सकते हैं, गठिया रोग में, और कैल्शियम ऑक्सलेट के किडनी स्टोन में आ सकते हैं, किडनी स्टोन में। ल्यूकोसाइट ईस्ट्रेस, ठीक है, ल्यूकोसाइट ईस्ट्रेस एक एंजाइम होता है, अगर ये यूरिन में आने लगे तो ये इंडिकेशन होता है यूटीआई का, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। ये आपके काम का इतना नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा एक टॉपिक, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या होता है, हमारी बॉडी का एक तरीके से, डेफिनेशन छोड़ो, नहीं बताना है कुछ, ठीक है। आपको कुछ पता होना चाहिए डेफिनेशन के, मतलब जो इन्फ्लेमेशन होते हैं उसके कुछ साइन होते हैं, जैसे रेडनेस होगी, जहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ रेडनेस होगी, वहाँ स्वेलिंग होगी, वहाँ हीट होगी, और वहाँ पेन होगा, और वहाँ क्या होगा, लॉस ऑफ फंक्शन होगा। तो जो हमारा क्या होता है, जहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ पर ये 5 चीज़ें देखने को मिलेंगी, वहाँ रेडनेस होगी, वहाँ स्वेलिंग होगी, वहाँ हीट होगी, वहाँ पेन होगा, और वहाँ पर क्या होगा, लॉस ऑफ फंक्शन होगा, उस एरिया के फंक्शन लॉस होगा। इसको बोलते हैं कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के कार्डिनल साइन होते हैं, ठीक है। अगर रेडनेस होगी तो उसे बोलेंगे रूबर, उसके लिए एक टर्म होता है रूबर, ठीक है। स्वेलिंग के लिए टर्म यूज होता है, मतलब मोटा हो गया है तो क्या, ट्यूमर, रूबर ट्यूमर। हीट के लिए क्या होता है, कैलर। पेन के लिए क्या होता है, डॉलर। और लॉस ऑफ फंक्शंस के लिए क्या होता है, फंक्सियोलेशा होता है, ठीक है। ये जनरली नहीं पूछा जाता है, बस खाली आप नाम याद, मतलब जिन लोगों ने पहले पढ़ा है वो खाली नाम याद रखें। फंक्सियोलेशा होता है लॉस ऑफ फंक्शन,
ये कार्डिनल साइन होते हैं। तो एक होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन, एक होता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। तो एक्यूट मतलब जल्दी हो, क्रोनिक मतलब लेट हो। तो बस इसमें आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कार्डिनल साइन के नाम आपको पता होना चाहिए और किस वजह से होते हैं। जैसे रेडनेस होती है ब्लड फ्लो इंक्रीज होने की वजह से, स्वेलिंग होती है फ्लूइड के एक्यूमुलेशन की वजह से, ब्लड फ्लो के इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, हीट होता है। और पेन क्या करते हैं, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं केमिकल मीडिएटर्स, वो कराते हैं। और लॉस ऑफ फंक्शन मतलब मोबिलिटी रिड्यूस्ड हो जाती है अफेक्टेड एरिया का, इसलिए फंक्शन लॉस हो जाता है। इडमा की बात करते हैं, तो इडमा की सिर्फ आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इडमा क्यों होता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है एक्सेस फ्लूइड का इन द बॉडी टिश्यू। जो बॉडी के टिश्यू होते हैं उनमें क्या होता है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसका क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है, इसे बोलते हैं इडमा। ये कॉज वगैरह इडमा, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए इडमा हार्ट फेल्योर में देखने को मिलता है, हार्ट फेल्योर में देखने को मिलता है, किडनी डिजीज में देखने को मिलता है, किडनी डिजीज में और हार्ट फेल्योर में। लीवर डिजीज में भी होता है, प्रेगनेंसी में भी इडमा होता है। हेमरेज, हेमरेज की डेफिनेशन ही आपको पता हो कि हेमरेज होता क्या है, जब एक्सेसिव और अनकंट्रोल ब्लीडिंग होती है। एक्सेसिव बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही और अनकंट्रोल जो रुक नहीं रही है, या तो वो एक्सटर्नल हो सकती है किसी वुंड से या कट से, या इंटरनल हो सकती है इनसाइड दी बॉडी, इनसाइड दी बॉडी। इस कंडीशन को बोलते हैं हेमरेज। जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती तो उसे बोलते हैं हेमरेज। हेमरेज की कॉज क्या हो सकते हैं, एक बार बस रीड कर लेना, एक्सटर्नल इंटरनल कोई काम नहीं है। थ्रोम्बोसिस की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, थ्रोम्बोसिस होती क्या है। तो थ्रोम्बोसिस क्या होती है, फॉर्मेशन होता है एक ब्लड क्लॉट का, ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाए इनसाइड दी ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाए या थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम थ्रोम्बोसिस हो गई। अगर ये क्या करती है, जो ब्लड वेसल्स होती है इनको ब्लॉक कर देती है, जिससे जो ब्लड फ्लो होता है वो हैम्पर्ड हो जाता है, ठीक है, हैम्पर्ड हो जाता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस होती है, नहीं याद रखना है आपको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एम्बोलिज्म, तो एम्बोलिज्म की भी आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो एम्बोलिज्म क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है ब्लड वेसल्स का। ब्लड वेसल्स में क्या हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए कोई फॉरेन सब्सटेंस से या कोई ब्लड क्लॉट। जो अभी हमने ऊपर ब्लड क्लॉट पढ़ा, थ्रोम्बस पढ़ा या थ्रोम्बोसिस पढ़ी है, अगर हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें थ्रोम्बोसिस हुई, अब उस थ्रोम्बोसिस होने की वजह से क्या हो रहा है, जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जा रही है, वो टूट जा रही है। अब टूटने के बाद ये जो थ्रोम्बस होता है ये ट्रेवल्स करता है थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड के थ्रू ये दूसरी जगह पहुंचा, और दूसरी जगह पहुंचकर इसने क्या किया, वहां पर कोई एबनॉर्मलिटी शो की, तो इसे बोलते हैं हम एम्बोलिज्म। मतलब एम्बोलिज्म, एम्बोलिज्म हमारा ये हो गया जो फ्लो कर रहा है, जो फ्लो कर रहा है ब्लड वेसल्स में, उसे बोल दिया हमने एम्बोलिज्म। टाइप्स ऑफ एम्बोलिज्म कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए एक फैट एम्बोलिज्म के बारे में। तो हमारी जो हिप बोन होती है, ठीक है, हिप बोन होती है, अगर हिप बोन का फ्रैक्चर हो जाए, हमारी जो हिप बोन होती है उसका अगर फ्रैक्चर हो जाए, फ्रैक्चर होने की वजह से क्या होती है, वहाँ से क्या होती है, फैट ड्रॉपलेट रिलीज होती हैं। जब हिप बोन का फ्रैक्चर होता है तो फैट ड्रॉपलेट रिलीज होती हैं। ये फैट ड्रॉपलेट क्या करती हैं, फैट एम्बोलिज्म को कॉज कर सकती हैं, फैट एम्बोलिज्म को कॉज कर सकती हैं। फीवर के बारे में आपको पता होना चाहिए, फीवर होता क्या है। तो फीवर क्या है, टेम्परेरी इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर का कुछ समय के लिए इंक्रीज हो जाना। क्यों हो सकता है, या किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी बीमारी की वजह से ये हो सकता है। आपको ये पता होना चाहिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, फीवर होगा। ये हीट इलनेस कुछ भी नहीं है, कैंसर। डिस्पनिया क्या होती है, डिस्पनिया क्या होती है, ठीक है, डिस्पनिया या डिस्पनिया बोलते हैं जनरली, ठीक है, डिस्पनिया बोलते हैं। मेडिकल टर्म है दैट रिफर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो इसमें क्या होता है, जो ब्रीद होती है, सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है। बस इतना आपको पता होना चाहिए, सांस लेने में दिक्कत होती है। और ये कब होगा, मतलब जो लंग्स से रिलेटेड, हमारे फेफड़ों से रिलेटेड डिजीज़ हैं, उन सारी डिजीज़ में ये कंडीशंस देखने को मिलेगी।
कॉज क्या हो सकते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी कॉज हो सकते हैं, जैसे सीओपीडी हो सकता है, ठीक है, अस्थमा वगैरह हो सकता है। एनीमिया, ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोपीनिया, ये हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। यूरिन के नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? वाटर होता है, यूरिया होता है, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड। इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं हमारे? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट और अमोनिया होती। इसके अलावा जो भी यूरिन में पाया जाता है वो क्या है? एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। वो क्या है? एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है यूरिन का, वो एबनॉर्मल चीज़ है, यही नॉर्मल होते हैं। तो हमने 2 लेक्चर रिवीजन कर लिए, थर्ड लेक्चर की हम बात करते हैं। वीडियो पॉज कर रहा हूँ, निकालता हूँ मैं थर्ड लेक्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉक्सिकोलॉजी की। पैथोलॉजी हमने अपनी निपटा ली, जो भी सिलेबस में दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने रिवीजन कर लिया। टॉक्सिकोलॉजी की बात करते हैं। देखो, टॉक्सिकोलॉजी में आपके साइन और सिम्टम्स, मतलब जो आपका सिलेबस है उसमें सिम्टम्स पूछे गए थे कि डिफरेंट पॉइजन्स होते हैं, उनके सिम्टम्स को आप एक्सप्लेन करो, क्या क्या उससे सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। सिम्टम्स पूछे गए हैं, लेकिन मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि वो डीप में से क्वेश्चन पूछेंगे या सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स से क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन वो देखते हैं क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। अब आपको ही देखना है, ये सिम्टम्स से क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि जो सिलेबस है उसमें तो सिम्टम्स ही दिया गया था, और बेहतर होगा कि जो सिलेबस है वहीं से क्वेश्चन पूछें, ठीक है। तो टॉक्सिकोलॉजी में डेफिनेशन वगैरह आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोसिव पॉइजन्स की। कोरोसिव पॉइजन्स की, तो कोरोसिव पॉइजन्स होते क्या हैं? जैसे कि एसिड्स होता है, एल्कलाई होते हैं। एसिड और एल्कलाई होते हैं जो क्या करते हैं? डैमेज करते हैं बॉडी टिश्यू का जब वो कांटेक्ट में आते हैं। जब बॉडी के टिश्यू के कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या करते हैं? डैमेज करते हैं। और एसिड्स और एल्कलाई होते हैं हमारे क्या? कोरोसिव पॉइजन्स होते हैं। एसिड्स हमारे जैसे कौन से होते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब जो आपका सिलेबस है उसमें सिम्टम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, तो अगर स्किन और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, आपकी जो बॉडी है उसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है, तो एसिड और हमारा एल्कलाई होगा, वो म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या करेगा? जला देगा, जला ही तो देगा। तो म्यूकस मेम्ब्रेन पर क्या इफेक्ट करेगा? मतलब स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या करेगा? जला देगा, वर्न कर देगा, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी एसिड क्या करेगा? जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी जो म्यूकस लाइनिंग है उसे क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा, जला देगा। सिस्टमिक इफेक्ट होते हैं इसके कुछ, ठीक है, सिस्टमिक इफेक्ट होते हैं, ठीक है। जो हमारा एल्कलाई है वो भी ऐसे ही काम करता है, वो भी यही करेगा, जला देगा। बस आपको नाम याद रखना है। जो हमारा एल्कलाई कौन सा आता है? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें आपको कुछ खास याद नहीं करना है। टॉक्सिकोलॉजी में आपको अगर क्वेश्चंस आएगा, तो अगर जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आया तो क्वेश्चंस आएगा कि सिम्टम्स के ऊपर, और अगर सिम्टम्स के ऊपर क्वेश्चन आया तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या होता है? एल्कलाई पॉइजन्स होते हैं। वही इफेक्ट है जो एसिड इफेक्ट करता है, और वही इफेक्ट ये करते हैं। एसिड और एल्कलाई पॉइजनिंग में कुछ के डिफरेंस है? नहीं, इतना काम का नहीं है। इरिटेंट पॉइजन्स के नाम आपको पता होना चाहिए। इरिटेंट पॉइजन्स कौन से होते हैं? जैसे हमारा क्या होता है? आर्सेनिक होता है, जैसे हमारा फास्फोरस होता है, जैसे मरकरी होता है। आर्सेनिक, फास्फोरस, मरकरी, ये हमारे क्या है? इरिटेंट पॉइजनिंग, मतलब ये इरिटेशन कॉज करते हैं। जब इन्हें इंजेस्ट किया जाता है तो इरिटेशन कॉज करते हैं। आर्सेनिक पॉइजन्स होता है, जो आर्सेनिक बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मेटल होती है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मेटल होती है। जब इंजेस्ट या इनहेल किया जाता है तो एब्जॉर्ब होता है स्किन के द्वारा। स्किन में क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। तो इसके एक्यूट इफेक्ट होते हैं, ठीक है। एक्यूट इफेक्ट होते हैं, जैसे क्या होते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स होते हैं। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जब इसे इंजेस्ट कर लेगा तो नौसिया होगी, वॉमिटिंग होगी, कुछ खास है नहीं, ठीक है। इसमें कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट में मतलब हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किडनी से रिलेटेड और लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और अल्टीमेट डेथ भी हो सकती है। क्रोनिक इफेक्ट, अगर क्रोनिक इफेक्ट क्या है आर्सेनिक पॉइजन के? स्किन चेंजेस हो सकते हैं। जो स्किन हो सकती है, स्किन पिगमेंटेशन मतलब डार्क स्पॉट बन सकते हैं, और केराटोसिस हो सकती है। कैंसर कॉज हो सकता है, कैंसर कॉज हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं। कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा फास्फोरस पॉइजन्स। तो फास्फोरस भी हाईली टॉक्सिक एलिमेंट्स होता है, ठीक है, हाईली
टॉक्सिक एलिमेंट्स होता है। एक्यूट इफेक्ट्स इसके भी सेम ही है उसी की तरह, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट होंगे, जो जीआईटी है उसको डैमेज करेगा, लीवर और किडनी को डैमेज करेगा, हार्ट को डैमेज करेगा, और रेस्पिरेटरी फेल्योर भी ये कराता है, रेस्पिरेटरी फेल्योर। क्रोनिक इफेक्ट क्या होंगे इसके? बोन डैमेज होगा, लीवर और किडनी डैमेज होगी, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे, ब्रेन से रिलेटेड सिम्टम्स होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा मरकरी पॉइजनिंग। तो मरकरी भी एक टॉक्सिक मेटल्स होती है जो बहुत सारी फॉर्म में होती है, जैसे लिक्विड मरकरी होती है, हमारी मतलब एग्जिस्ट इन सेवरल फॉर्म। जो लिक्विड एलिमेंटल मरकरी को लिक्विड मरकरी भी कहते हैं। एक हमारी इनऑर्गेनिक मरकरी होती है, एक ऑर्गेनिक मरकरी होती है। इट इज प्राइमरली टॉक्सिक व्हेन इनहेल्ड इंजेस, जब इनहेल या इंजेस कर ली जाती है तो ये टॉक्सिक होती है और एब्जॉर्ब होती है स्किन के थ्रू। एक्यूट इफेक्ट क्या होते हैं? वही जीआईटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, ब्रेन से रिलेटेड, किडनी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी आ सकते हैं, लंग से रिलेटेड फीचर्स। क्रोनिक इफेक्ट क्या होंगे? मतलब न्यूरोलॉजिकल, ब्रेन में डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है, इम्यून सिस्टम का इफेक्ट हो सकते हैं, मतलब इम्यूनिटी वीक हो सकती है। कुछ डिफरेंस हैं कि कुछ इतने काम के नहीं हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेरिब्रल पॉइजन्स। ऐसे पॉइजन्स जो सीएनएस पर अफेक्ट करते हैं। तो ये पॉइजन्स अफेक्ट करते हैं प्राइमरली कहाँ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करते हैं। जैसे हमारा अल्कोहल पॉइजनिंग हो गई, शराब विषाक्तता हो गई। तो अल्कोहल पॉइजनिंग, अल्कोहल लेने वाला पर्सन में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं आप सबको पता होगा, इसमें कुछ बताना नहीं है। तो एक्यूट सिम्टम्स क्या होते हैं? सीएनएस डिप्रेशन होता है, सीएनएस मतलब सही से डिसीजन नहीं ले पाता है, मोटर इम्पेयरमेंट होता है मतलब चल फिर नहीं पाता है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स डिप्रेशन होता है, सांस लेने में दिक्कत होती, हाइपोथर्मिया मतलब जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि अल्कोहल क्या करती है? वैसोडाइलेशन करती है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको डायलेट कर देती। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, मतलब पता नहीं होगा पर्सन को कि वो किस कंडीशन में है। क्रोनिक इफेक्ट, अगर कोई ज़्यादा पियक्कड़ है तो लीवर डैमेज हो सकता है उसका, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एडिक्शन हो सकता है, उसको आदत लग सकती है। नेक्स्ट आता है ओपियम पॉइजनिंग। तो ओपियम क्या है? एक नारकोटिक ड्रग है, पॉपी प्लांट से मिलती है, जिसे पेपेवरम सोमनीफेरम कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है कहाँ से मिलती है ओपियम? पॉपी प्लांट से मिलती है और पेपेवरम सोमनीफेरम कहते हैं। ये एक एल्कलॉइड है, एल्कलॉइड है सच एज हमारा कौन सा होता है? एक मॉर्फिन होता है, कोडीन होता है। ये पावरफुल सीएनएस डिप्रेसेंट होते हैं, सीएनएस को बहुत ज़्यादा डिप्रेस करते हैं। मॉर्फिन होता है, कोडीन होता है। जो मॉर्फिन होता है उसका यूज कहाँ होता है? मॉर्फिन का हमारा यूज होता है पेन किलर के रूप में, सीवियर पेन को ख़त्म करने के लिए। जहाँ पर भी सीवियर बहुत तेज पेन होता होगा उस पेन को ख़त्म करने के लिए। कोडीन का यूज होता है कफ सिरप में, खांसी की जो सिरप होती है वहाँ इसका यूज होता है कफ सिरप में। एक्यूट सिम्टम्स क्या होते हैं? एक्यूट इफेक्ट होते हैं, सीएनएस डिप्रेसेंट होता है, सीएनएस के फंक्शंस को कम कर देगा, प्यूपिल के कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, मतलब प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, मतलब इस वर्ड को बोलते हैं मायोसिस। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कराएगा, हाइपोटेंशन कराएगा, ब्लड प्रेशर को कम करेगा, यूफोरिया एंड एनाल्जेसिया, उत्साह एक तरीकों को बढ़ा देगा, एनाल्जेसिया मतलब दर्द निवारक। क्रोनिक अगर लंबे टाइम तक यूज कर रहे हैं तो क्या हो सकता है? डिपेंडेंस हो सकती है। इसमें क्या डिपेंडेंस हो सकती है? मेंटल एंड फिजिकल डिक्लाइन हो सकता है, मतलब ब्रेन और ब्रेन का जो डेवलपमेंट है या सोचने समझने की पावर है वो कम हो गई, और फिजिकल भी उतना पर्सन फिट नहीं रह पाएगा। ऑर्गन डैमेज कर सकता है, जैसे लीवर डैमेज हो जाता है, किडनी डैमेज है, हार्ट डैमेज है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा धतूरा पॉइजनिंग। धतूरा क्या है? एक एल्कलॉइड है, जैसे क्या है? पावरफुल ट्रोपेन है, एक तरीके से एल्कलॉइड है। जैसे कि इसमें क्या आते हैं? एट्रोपिन आता है, स्कोपोलामाइन आता है, हायोसामाइन आता है, ठीक है। तो आपको एट्रोपिन का नाम याद रहे, ठीक है। ये एक क्या होता है? सीएनएस पॉइजन होता है, पोटेंट सीएनएस पॉइजन होता है। ये क्या कॉज करता है? एक्यूट इसके इफेक्ट में होते हैं डिलीरियम होता है, भ्रम और हॉलिसिनेशंस होता है। एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स होते हैं, ये आप छोड़ सकते हो एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, ठीक है। ये प्यूपिल को डायलेट करा देते हैं, प्यूपिल का डायलेशन करा देते हैं। सीवियर एजिटेशंस मतलब गंभीर उत्तेजना, और कन्फ्यूजन मतलब भ्रम में रहेगा पर्सन, और ओवरडोज का इसमें रिस्क रहता है। क्रोनिक में कुछ खास है नहीं क्रोनिक इफेक्ट में इसके। नेक्स्ट आता है हमारा भांग।
कैनाबिस कहते हैं, भांग पॉइजनिंग। तो भांग क्या है, एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, शिवरात्रि को पी जाती है, आप सबको पता है। ये कंटेन करती है केमिकल जिसे हम कहते हैं टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल। टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल होता है, ठीक है। कैनाबिस होती है, इसमें मारिजुआना है जिसे कहते हैं, उसमें कैनाबिस में कौन सा सब्सटेंस होता है, वो होता है टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल होता है। एक्यूट इफेक्ट्स क्या होते हैं, सीएनएस को डिप्रेस करती है, मतलब यूफोरिया होता है, सीएनएस को डिप्रेस कर देती है और यूफोरिया होता है। एंजाइटी एंड पैरानिया होता है, एंजाइटी हो सकती है, पैरानिया हो सकता है, मतलब पागलपन हो सकता है। हार्ट रेट को इंक्रीज कर देती है, माउथ ड्राई होता है और आई होती हैं वो रेड हो जाती हैं। शिवरात्रि पर जिन लोगों ने भांग पी होगी उन्हें अच्छे से पता होगा इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। क्रोनिक इफेक्ट पर जो चर्सी लोग होते हैं, ठीक है, उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है, ठीक है, जो भांग का नशा करते हैं। हमारे साइड में क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, एक तो बोलते हैं सुल्पा और बोलते हैं गोला। गोला और सुल्पा बोलते हैं, जो भांग मतलब भांग का एक गोला मिलता है और क्या मिलता है उसे सुल्पा भी बोलते हैं, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में। तो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट मतलब क्या है, जो सोचने समझने की एक तरीके से कॉग्निटिव है, जो किशोरों को कहने में दीर्घकाल उपयोग से हानिकारक, जैसे स्मृति, ध्यान, मतलब जो कॉग्निटिव मतलब हाँ ध्यान वगैरह सही से नहीं लगा पाएगा पर्सन। एडिक्शन हो सकता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, सबको पता है, इसमें कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं एनिमल पॉइजन्स के ऊपर। एनिमल से निकलने वाले पॉइजन्स, एनिमल से निकलने वाले पॉइजन, जैसे हमारा क्या है, बी विनम है, मधुमक्खी का विष है, मधुमक्खी का विष होता है। तो कुछ होते हैं इसमें लोकलाइज सिम्टम्स होते हैं, जिस जगह पर मतलब बाइट किया है उस जगह पर क्या होगा, या डंक मारा है, इंजेक्ट किया है जिस जगह पर पॉइजन, उस जगह पर क्या होगा, उस जगह पर क्या होगा, उस जगह पर पेन होगा, उस जगह पर स्वेलिंग हो जाएगी, सबको पता है, रेडनेस आती है, वहाँ पर ईचिंग भी होती है, कभी कभी पस कलेक्शन हो जाता है, और जहाँ पर भी सूजन आएगी वहाँ पर गर्माहट होगी। हम पढ़ चुके हैं रूवर, ट्यूमर, डॉलर, कैलर, ये इन्फ्लेमेशन के साइन। मॉडरेट अगर है, मॉडरेट कंडीशंस में क्या होगा, नॉसिया, वॉमिटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकती है, ठीक है, डिजीनेस एंड लाइट हेडेक हो सकती है, डिजीनेस एंड लाइट हेडेकनेस, और फेंटिंग हो सकती है, मतलब बेहोशी हो सकती है। एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं, अगर जो सेंसिटिव इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें क्या हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं। अगर एलर्जिक रिएक्शंस क्या होंगी तो क्या होगा, डिफ़िकल्टी होगी ब्रीदिंग में, सांस लेने में दिक्कत होगी, चेस्ट क्या होगा, टाइट हो जाएगा, और रैपिड पल्स होगी। डिजीनेस एंड फेंसिंग, नॉजिया, वोमिटिंग, डायरिया भी हो सकती। तो ये जो टॉक्सिकोलॉजी के हैं इसके सिम्टम्स आप कुछ याद करने की कोशिश मत करना, जो क्वेश्चन आए उसके हिसाब से दिमाग लगाकर कर देना, दिमाग लगाकर कर देना। देखो इससे आउट ऑफ क्वेश्चंस, आउट ऑफ मतलब सिलेबस क्वेश्चंस आने की उम्मीद है, आउट ऑफ सिलेबस आने की उम्मीद है, लेकिन आप लोगों का ही कहना था कि सिलेबस का ही पढ़ाएं, इसीलिए जो सिलेबस में है वो पढ़ाया गया है, लेकिन इससे आउट ऑफ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, खासकर टॉक्सिकोलॉजी से। एनाफाइलैक्सिस, एनाफाइलैक्सिस में क्या है, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, मतलब एलर्जी के बाद एक कंडीशंस होती है एनाफाइलैक्सिस, जिसमें क्या होती है, सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस होती। तो इसमें क्या होती है, सीवियर डिफिकल्टी होती है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जिससे क्या होती है, डेथ भी हो सकती है पर्सन की। फेस पर और थ्रॉट पर स्वेलिंग हो सकती है, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है और हार्ट रेट बढ़ सकती है, और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है, मतलब एक तरीके से शॉक की कंडीशंस भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है बाष्प विनम, बाष्प विनम। तो जो बाष्प विनम होता है ततैये का बेस होता है, इसमें भी कुछ खास है नहीं, सेम ही है जो ऊपर बताया है। पेन होता है, स्वेलिंग होती है, रेडनेस, ईचिंग, वार्मथ, सब कुछ सेम ही है इसमें, मतलब कुछ खास है नहीं दोनों में चेंज, क्योंकि दोनों में क्या होता है, एक तरीके से हमारा क्या होता है, जो पॉइजन होता है वो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दोनों के पॉइजन्स में, तो सिम्टम्स दोनों एक तरीके से सेम ही कॉज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्नेक विनम, सांप का विष। तो लोकल इफेक्ट क्या होंगे, बाइट की साइड पर, जहाँ पर बाइट किया है तो पेन होगा और स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगा उस एरिया में, और बॉन्ड पंक्चर हो सकता है, बॉन्ड जो होगा, बुंड होगा, हमारा जो घाव होगा वो पंक्चर हो सकता है, उस जगह पर नेक्रोसिस हो सकती है, टिश्यू की नेक्रोसिस हो सकती है, मतलब टिश्यू की डेथ हो सकती है, ब्लीडिंग उस एरिया से हो सकती है। ये लोकल इफेक्ट हो गए। सिस्टमिक इफेक्ट क्या होते हैं, थ्रू आउट दी बॉडी होते हैं, और सिस्टमिक इफेक्ट कौन से होते हैं,
डिजीनेस एंड कन्फ्यूजन, डिजीनेस हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकती है, नौसिया और वॉमिटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है और वीकनेस हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ब्लड विजन देखने में दिक्कत हो सकती है और नंबनेस एंड ट्रिंगलिंग होगी, सूजन और एक तरीके से झंझनी मचेगी। सीवियर में क्या होता है, सीवियर रिएक्शंस में क्या होता है, पैरालिसिस हो सकती है, ठीक है, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, कोगुलेशन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है, अगर ऐसा भी नाम है जो ब्लड को डिस्ट्रॉय करता है, जैसे कोबरा वगैरह का होता है, वाइपर्स का होता है, हमारा जो वाइपर्स का होता है वो क्या करता है, ब्लड को डिस्ट्रॉय करता है, तो कोगुलेशन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ऑर्गन फेल्योर हो सकता है, जैसे हमारी किडनी फेल्योर है, लीवर फेल्योर है, ये हो सकते हैं। सीवियर टिश्यू डैमेज हो सकता है और अल्टीमेट डेथ भी हो सकती है। स्कॉर्पियन विनम होता है, बिच्छू का विष होता है, तो इसमें लोकल सिम्टम्स क्या होंगे, वही पेन होगा, स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, टिंगलिंग एंड नमनेस होगा, मसल्स ट्विचिंग होगी। इसमें क्या होता है, मसल्स की ट्विचिंग भी हो सकती है और इचिंग भी हो सकती है। सिस्टमिक क्या हो सकते हैं इफेक्ट, तो सिस्टमिक में वही पेन होगा, पेन रेडिएटिंग होगा, स्टिंग की साइड पर पेन क्या होगा, रेडिएट करेगा, स्वेटिंग हो सकती है, नॉसिया एंड वॉमिटिंग हो सकती है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन हो सकता है। ट्रैकीकार्डिया मतलब जो हमारी हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया। डिजीनेस एंड हेडेक हो सकती है। ट्रैकीकार्डिया क्या होता है, जब हार्ट रेट हो जाए ग्रेटर देन 100 हो जाए, ट्रैकीकार्डिया। मसल्स स्पास्म हो सकता है, ठीक है, एक्सेसिव सेलेवेशन भी हो सकता है। सीवियर रिएक्शंस में क्या होता है, सीवियर पेन एंड वाइड स्प्रेड मसल्स स्पास्म हो सकता है, पैरालिसिस हो सकती है मसल्स की, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं बहुत सीवियर वाली, कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स हो सकता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, बेहोशी, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो सकती है, जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, हाथ पैर हैं, वो ठंडे पड़ सकते हैं और अल्टीमेट डेथ हो सकती है। एफिक्सिएंट आते हैं हमारे, श्वसन रोधक आते हैं नेक्स्ट हमारे, ठीक है। इसमें क्या आता है हमारा, सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग आती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, तो इसके जो एक्यूट इफेक्ट होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, तो क्या होता है इसमें आता है, एक माइल्ड एक्सपोजर आता है। अगर किसी को कार्बन मोनोऑक्साइड का हल्का एक्सपोजर हुआ है तो उसे क्या होगी, हेडेक होगी, फैटीग होगी और वीकनेस होगी, नौसिया और डिजीनेस होगी, नौसिया वोमिटिंग होगी, डिजीनेस होगी और सांस लेने में दिक्कत होगी। मॉडरेट एक्सपोजर हुआ है, ठीक ठाक अगर एक्सपोजर हुआ है, जब कितना 15 से 30% हुआ है एक्सपोजर, तो सीवियर हेडेक होगी, कन्फ्यूजन और डिसओरिएंटेशन हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, ब्लड विजन हो सकता है, देखने में दिक्कत हो सकती है और इनकी हार्ट रेट बढ़ सकती है, जिसे ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। अगर सीवियर एक्सपोजर हुआ है तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बेहोश हो जाएगा बंदा बेहोश हो जाएगा और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी और क्या होगा, मेमोरी लॉस होगी, कॉन्वल्सेंस होंगे और रेस्पिरेटरी फेल्योर होगा। एरिथमिया, कार्डियक एरिथमिया, जो हार्ट रेट है उसकी बीटिंग क्या हो, एबनॉर्मल हो जाए, उसे बोलते हैं कार्डियक एरिथमिया। क्रिटिकल एक्सपोजर हुआ है, बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन 50% अगर एक्सपोजर हुआ है तो पेशेंट कोमा में जा सकता है, ऑर्गन फेल हो सकते हैं उसके, ऑर्गन फेल और अल्टीमेट डेथ भी हो सकती है। अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर रहा है, तो क्या हो सकता है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो सकता है, मतलब वही सोचने समझने की जो पावर होती है वो ख़त्म हो सकती है, हार्ट का डैमेज हो सकता है, डिप्रेशन एंड एंजाइटी में पर्सन जा सकता है, पर्सन डिप्रेशन और एंजाइटी में जा सकता है, मूवमेंट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, मतलब चलने फिरने की दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे एमसीक्यूज, तो देख लें और भी कुछ हैं, नहीं भाई, नेक्स्ट हमारे क्या हैं, सारे के सारे एमसीक्यूज हैं। तो हमने ये कवर कर लिया है पैथोलॉजी का, बहुत जल्दी में आपको कोशिश की है बहुत तेज़ी में रिवीजन करवाने की पैथोलॉजी को। तो जो टॉक्सिकोलॉजी है, मुझे समझ आता है टॉक्सिकोलॉजी में आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, लॉट पॉट वही पॉइंट आ रहे हैं, बार बार वही आ रहे हैं, लेकिन जो आपका सिलेबस है उसमें कुछ इस टाइप से लिखा है। मैं एक बार आपका सिलेबस पढ़कर सुना दूं कि आपको पता हो कि आपके सिलेबस में क्या लिखा है। टॉक्सिकोलॉजी के सिलेबस में आपके लिखा है, देखो डेफिनेशन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी होती क्या है, कॉमन सिम्टम्स ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पॉइजन।
तो जो ग्रुप ऑफ पॉइजन्स हैं उनके फॉलोइंग सिम्टम्स हमें सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स बताने हैं, ठीक है। जैसे एक चीज़ और है, मतलब जनरल ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग एंड एंटीडोट। एंटीडोट मैंने आपको नहीं कराए, ये मैंने याद आ गया मुझे, एंटीडोट मैंने नहीं कराए, ठीक है। जो पॉइजनस है उसके एंटीडोट मैंने नहीं कराए, तो इसका जो एंटीडोट है हम टेलीग्राम चैनल पर अभी कोशिश करेंगे जितने भी पॉइजन आपके सिलेबस में दिए गए उन सारे पॉइजन्स का जो एंटीडोट है उसका एक PDF फॉर्मेट बनाकर आपको जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ और जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ हम प्रोवाइड करा देंगे। और क्वेश्चन आएगा तो मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन इससे आएगा तो सिम्टम्स से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। जो हमारा जनरल ट्रीटमेंट में क्या है भाई, फ्लूइड वगैरह देंगे, ठीक है। जनरल ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इसके हैं एंटीडोट इंपॉर्टेंट है, वो मैंने नहीं कराए, मैं भूल गया था, ठीक है। तो मैं आपको करा दूंगा, मतलब वो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। और एंटीडोट जिन लोगों ने याद कर लिए बहुत अच्छा, जिनने नहीं किए वो उन्हें याद करके ही जाना क्योंकि पैथोलॉजी का 10 क्वेश्चंस का वेटेज है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।